बाजार में खरीदारी का मूड कायम। निफ्टी 22,250 के करीब, बैंक निफ्टी में भी रौनक, हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़ा दबाव। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर आज फिर कर रहे हैं आउट परफॉर्म। आईटी और रियल्टी शेयरों में आज बाजार ने भरा जोश। दोनों सेक्टर इंडेक्स 1% से ज्यादा ऊपर, 7% उछाल के साथ वायदा का टॉप गेनर बना ओबेरॉय रियल्टी। चौथी तिमाही के नतीजों के बाद डिक्सन टेक में अच्छी रौनक, शेयर करीब 2% ऊपर। वहीं रिजल्ट्स के बाद बर्जर पेंट्स और एलआईसी हाउसिंग में भी हल्की खरीदारी। नतीजों के बाद पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट में भारतीय एयरटेल में अच्छी रौनक, शेयर करीब 3% ऊपर। वहीं नोमुरा की रिपोर्ट के बाद 6% से ज्यादा दौड़ा अपोलो टायर्स। और बाजार के लिए अच्छी खबर, समय पर आ रहा है मॉनसून। आईएमडी ने केरल में 31 मई तक बारिश की जताई उम्मीद। मुंबई में क्या 9 तारीख को आ जाएगी बारिश? 9 जून को 12, 13 आती है ना कुछ, वहां से एक फोर्टनाइट बाद, तो मतलब 2 हफ्ते बाद आती है आमतौर पे। ये जितनी हेडलाइन में स्टॉक लिखे थे सब नतीजे तो खराब थे, सब चल रहे हैं उल्टा यार। डिक्सन खराब था, अपोलो टायर खराब था। वैसे मेरी गट फीलिंग सुबह कह रही थी कि डिक्सन चल जाएगा फिर से। वो है ही ऐसा यार, वो ऐसा है ना, पेडिग्री ऐसा धोखा देता दूसरे को। चल गया देखो 2.5%। वो सुबह मैंने लाल नहीं कहा था, ये ध्यान रखिए आप लोग। चलिए, चलो भाई, डिक्सन ऊपर है और मार्केट एक बहुत छोटी सी रेंज में प्ले हो रहा है, लेकिन मिड कैप में तो तेज़ी है। मिड कैप बढ़िया चल रहा है और ये दिखा रहा है कि मार्केट एक बहुत, उसने एक अपनी एक लंबी रेंज 500-600 पॉइंट की निफ्टी ने पकड़ ली, उसी के बीच में घूम रहा है। अब जिसको भी जो भी समझना है वो उसको समझता रहे और उसी पे ट्रेड होगा। आज बातचीत होगी हमारी राजेश सातपुते जी से और उनसे बहुत सारे सवालों के जवाब लिए जाएंगे। दर्शक हमारे साथ जुड़ना शुरू हो चुके हैं। राजेश जी बताया, लेकिन राजेश जी पहले आप बताओ एक्सपायरी कहाँ होगी निफ्टी की? आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग नीरज जी। आई थिंक नीरज जी इसी रेंज में होगी। मैं निफ्टी की रेंज चेक कर रहा था कहाँ पे होगा सपोर्ट और कहाँ पे रेजिस्टेंस। तो 22,150 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है एज पर एज द इंट्राडे स्विंग इज कंसर्न। तो मुझे लगता है 22,150 से लेके 22,300 यही रेंज है और यही राइटर्स की भी रेंज है, पुट राइटर और कॉल राइटर की। तो मुझे लगता है मोटा मोटी आज का दिन न्यूट्रल हो जाएगा और आईटी इन पर्टिकुलरली यहाँ पे परफॉर्म करेगा, सपोर्ट देने का काम करेगा। और आईटी के साथ एक डार्क हॉर्स जो मेरी नजर है बहुत दिनों से, वो है टाटा केमिकल। तो मुझे लगता है यहाँ पे एक अच्छा मूव या आप कह सकते हैं कि बड़ी तेजी टाटा केमिकल में ड्यू है। टाटा केमिकल्स में एक बड़ी तेजी ड्यू है, यहाँ पे तेजी बन सकती है, राजेश जी को ऐसा लगता है। और आज देखिए कितना, 2 रुपये 3 रुपये ऊपर है, 1,075 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। नतीजे बहुत ख़राब थे इसके, उसके बाद पिटाई हुई थी, लेकिन फिर से रिकवरी इसमें हुई है। चलिए भाई, सवाल लेना शुरू करते हैं। हमारे साथ पवन भट्ट जी जुड़ गए चंपावत उत्तराखंड से। पवन जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? पवन जी को मेरी आवाज़ नहीं आ रही है। अच्छा भाई, पवन जी से अभी कनेक्शन हो नहीं पा रहा है, तो मैं सोशल मीडिया से लेता हूँ और वैसे लेता हूँ। अच्छा राजेश जी, डिक्सन टेक्नोलॉजीज नतीजे कुछ खास नहीं, स्टॉक फिर भी ऊपर है 8300 रुपये के आसपास। मैं सुन रहा था आशीष जी और आपके वार्तालाप। हाँ। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि अच्छे नतीजों पे काउंटर ठुकता है और बुरे नतीजों पे खींचता है। तो बिल्कुल बिल्कुल आप एकदम सही है कि वो जो बुरे नतीजे हम बात करते हैं ना नीरज जी, मुझे लगता है नतीजे खराब है, एंटिसिपेट होके थोड़ा बहुत करेक्शन आ ही जाता है। तो डिक्सन में अगर आप बात करें तो 8,000 के नीचे इसमें सेल था और जिस तरह से आज खींचा है, तो जिन्होंने एग्रेसिव सेल किया था, शॉर्ट किया था, वही आ जाएंगे इसको कवर करने। और इस चक्कर में मुझे लगता है ये फिर से अपने ओरिजिनल टेरिटरी में चला जाएगा जो करीबन 8,500 के आसपास है। तो 8,200, 8,250 ये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा एज फार एज द स्विंग इज कंसर्न। तो लॉन्ग साइड का ही ट्रेड होगा। मुझे लगता है डिक्सन में आज शॉर्ट कवरिंग होगी। ओके, डिक्सन में आज शॉर्ट कवरिंग होगी। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं और इनका नाम है कृष्णा, आजमगढ़ यूपी से। कृष्णा भाई नमस्कार। नमस्कार नीरज जी, नमस्कार राजेश जी। ये बताओ, आपके यहाँ मतदान हो गया क्या अभी होना है? नहीं, 25 मई को होना है सर। 25 को होना है, ओके। तो एकदम माहौल एकदम गर्मा गर्म चल रहा होगा चारों तरफ। जी जी जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो बताइए क्या सवाल क्या है आपका? सर मेरे पास यूपीएल है 120 शेयर 534 रुपए पर। हाँ।
द्वारिकेश में मैं फंसा हुआ हूँ सर, 732 शेयर है एट द रेट ऑफ 78। एक शेयर सर शारदा एनर्जी है, 100 शेयर है एट द प्राइस ऑफ 211 रुपीज, और एक लास्ट शेयर है टारसन, 50 शेयर है एट द प्राइस ऑफ 400 सर। पहले तो ये बताओ कृष्णा जी, क्या करते हो आप? सर मैं किसान हूँ। क्या बात कर रहे हो यार, मतलब दिल खुश कर दिया आपने। और मार्केट के शौक कैसे चल रहा है आपको? सर एक तो सर एजुकेटेड हूँ, और सर कुछ फ्रेंड्स वगैरह हैं जो बैंक में एम्प्लॉई हैं, हाँ, तो लोगों से बातचीत होती है, और इसी तरह से मैं 2020 में सर शेयर मार्केट में मैंने एंट्री कर ली सर। अरे वाह, वेरी गुड। तो मतलब देखिए, दोस्ती का कितना फायदा, बैंक में नौकरी करते हैं तो वो लोग भी ट्रेडिंग करते होंगे खूब, है ना? नहीं, उनको सर मौका नहीं मिलता है, क्योंकि बैंक की तरफ में सर इस तरह की फुर्सत नहीं मिलती सर, कि वो बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग में इन्वॉल्व है। टेक्निकल चीज़ें सीखने के लिए सर जो है वो फंडामेंटल्स क्या है, बैलेंस शीट क्या है, कैश फ्लो क्या है, इन सारी चीज़ों को समझने के लिए वो मेरी बड़ी मदद करते हैं। अरे वाह यार, ऐसे ही दोस्त होने चाहिए सबके, कि खुद भले ना करो लेकिन दूसरों को सिखाओ। सर मेरे मेरे 13-14 दोस्त हैं सर, और नो डाउट बहुत अच्छे हैं, और कोई भी एक छोटा सा नशा भी नहीं करता सर। दैट्स रियली ग्रेट। कृष्णा जी, मज़ा आ गया बात करके आपसे। अब चलो आपके सवाल लेते हैं। यूपीएल ले रखा है 120 शेयर 534 पर। पहले बताओ इसमें क्या करना चाहिए राजेश जी? नीरज जी, मुझे लगता है कि ओवरऑल केमिकल सेक्टर पे नजर अच्छी होनी चाहिए। अगर इन पर्टिकुलरली यूपीएल की बात करें तो रिजल्ट के बाद इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखी गई, लेकिन इसने इंपॉर्टेंट सपोर्ट को अभी भी रिस्पेक्ट किया हुआ है। मुझे लगता है नीरज जी, जब तक ये यूपीएल 500 का लेवल मेंटेन करेगा तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं लगती है मुझे। और ऑन द कॉन्ट्री मुझे लगता है ये 560 जो इसका 200 डीएमए है, इसको एक बार के लिए टेस्ट करेगा। तो 560 ये पहला टारगेट होगा। अगर वो लेवल निकल जाए तो 600 तक की जगह है। तो मुझे लगता है, जैसे मैंने टाटा केमिकल का जिक्र किया, यूपीएल इज बाय फॉर मी। इसका स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है वो रहेगा 480 का। द्वारिकेश 78 रुपए पे लिया है। द्वारिकेश, वन सेकंड ना नीरज जी। देखिए, द्वारिकेश का चार्ट अगर आप देखें तो ओवरऑल शुगर में मुझे लगता है कि थोड़ा वीकनेस ही है। चार्टिकली मुझे लगता है द्वारिकेश 65 के आसपास का एक सपोर्ट बन के यहाँ पे थोड़े खुद को संभालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चार्ट में वीकनेस ही है। तो मैं यही कहूंगा, फिलहाल मैं आपको एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा 64 का। अगर वो हिट होता है तो एग्जिट करे, लेकिन फॉर मी दिस इज द सेल ऑन राइज। 72 से लेके 75 तक का अगर पुल बैक मिलता है तो एक बार के लिए निकल जाइए। वेरी नाइस। और शारदा एनर्जी? शारदा शारदा एनर्जी मींस क्या भाव है नीरज जी? शारदा एनर्जी इन्होंने भाई किस भाव में खरीदा आपने? लेवल सर हाँ, 211। 211 पे। जी जी जी। कोई अलग नाम से लगता है मुझे नंबर लगता है कि बताऊं मेरे आपको, पास। नंबर डालोगे क्या? हाँ जी, चलेगा ना। 50 46 14। ओके, 266 चल रहा है बराबर। हाँ, ये वही वही वही। अच्छा, वन सेकंड ना। शारदा कहाँ गया? सार वेरी एस सॉरी। एच मत लिखिए, एस ए लिखिए। एस मिल गया ए मिल गया मिल आर गया डी मिल गया। ए। नहीं नहीं, गायब हो गए। हाँ, बताओ। देखिए, अगर चार्ट देखे तो एक क्लियर ब्रेकआउट कैंडिडेट है मुझे लगता है कि जब तक ये 240 250 के लेवल के ऊपर मेंटेन करता है तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि ऑफबीट काउंटर नजर पे नहीं रहता तो, लेकिन मोमेंटम इवेंचुअली मुझे लगता है नीरज जी ये 300 के पार चला जाएगा। 300 310 के टारगेट यहाँ पे दिखते हैं एज पर द वीकली चार्ट इज कंसर्न। सो फॉर मी इट्स क्लियरली बाय एंड होल्ड। स्टॉप लॉस होगा 240 का। ओके, बाय एंड होल्ड है, स्टॉप लॉस रखिएगा। यूपीएल में एक खबर भी है, कल एक खबर छपी थी कृष्णा जी, उसमें था कि राइट्स इशू लेके आने की तैयारी है 4200 करोड़ का, तो और थर्ड क्वार्टर के शुरुआत तक आ जाएगा। तो एक फंडामेंटल न्यूज़ है, उस पर ध्यान रखिएगा यूपीएल पे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए कृष्णा जी। अच्छा लगा कि आप खेती किसानी के साथ ट्रेडिंग भी करते हैं और इक्विटी कल्चर बढ़ रहा है और उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है, इसलिए हमको ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अगला सवाल है पवन भट्ट का, चंपावत से। पवन जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या हालचाल सर? उत्तराखंड में गर्मी बहुत पड़ रही है क्या? नहीं सर, यहाँ मौसम ठीक है। यहाँ मौसम ठीक है? अरे वाह, अरे पहाड़ों में सही रहता मौसम, गर्मी ज़्यादा पड़ती नहीं होगी। तो बताओ सर, क्या क्या खरीद लिया आपने? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सर 100 शेयर है 90 के रेट से, तो सर क्या होल्ड करना चाहिए? अभी लॉस नहीं चल रहा। 13 रुपये का नुकसान है अभी। राजेश जी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में नुकसान हो रहा है, चंपा भट्ट जी को क्या करें भट्ट जी? देखिए, काउंटर फ्रैंकली स्पीकिंग थोड़ा सा वोलेटाइल है। मैंने देखा अगर ये
जैसे ये 80-85 के ट्रेजेक्टरी में जाता है उस वहां पे सप्लाई मिलता है, और ये जो सप्लाई होता है ये इतना सीवियर होता है कि अपने बॉटम तक आता है करीबन 75। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से ये पैटर्न पैन आउट है, इट्स इन रेंज यही है, 75 इसका सपोर्ट है और सामने 80-85 ये सप्लाई पॉइंट है। तो एट दिस लोअर एंड तो मैं तो डेफिनेटली कहूंगा आप इसमें से आप बने रहे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो आप फिलहाल तो मैं आपको स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा 73 का, और मुझे लगता है जैसे ही थोड़ा बाजार संभलेगा ये फिर से 80-85 की ट्रेजेक्टरी में जाएगा, जहां पे आप फिर से एक बार के लिए कॉल करके हमारा व्यू ले सकते हो। लेकिन एक चीज मैं जोड़ूंगा, अगर 85 के ऊपर ये चला जाता है देन इट विल बी ए क्लीन ब्रेकआउट, जिसके टारगेट फिर 100 प्लस के बनते हैं। तो फिलहाल तो ये रेंज में है, इट्स ए बाय एंड होल्ड फॉर मी विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 72। 72 के स्टॉप लॉस के साथ इस पे काम करिए। बट जी थोड़ा सा दिक्कत है इसमें, जीक्यूजी ने हालांकि खरीदारी की है लेकिन फिर भी स्टॉक को सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ऊपर जा नहीं रहा है, अटक गया 77 के आसपास। अगला सवाल है कंचन कुमार का, पश्चिम बंगाल से। कंचन जी नमस्कार। नमस्कार जी सर। बताओ कंचन जी। एक्चुअली सर मैं इलिडा पे शेयर लिया था 700 क्वांटिटी का 132.22 का, तो 132 उस 183.22 ओके। हाँ जी। बड़ा ऊपर लिया आपने, वो जब उस समय गया था 200 के सर। ऊपर तब बीच में ले लिया होगा ना आपने। हाँ सर, बीच में मैं सर उसमें उस हेलो सर। हाँ सुन पा सुन रहे रहा हैं? हूँ, बताओ बताओ। हाँ, बीच में सर एक्चुअली मैं शेयर लिया था 200 के ऊपर, लेकिन बीच में मैं एवरेज के लिए 200 क्वांटिटी और लिया, तो फिर 183 आया सर। ओके, तो एवरेज प्राइस 183 रुपये 22 पैसे है सर राजेश जी, इरेडा। ओ नीरज जी, देखिए मुझे लगता है तो एवरेज प्राइस तो उनको 1-2-4 दिन में ही मिल जाएगा। ये बहुत बढ़िया काउंटर है, एक डिसेंट कंसोलिडेशन है, और रेंज भी बहुत क्लियर है, 160 के नीचे जाता नहीं है, और सामने 185-190 के आसपास का रेजिस्टेंस है। तो फिलहाल तो मैं ये कहूंगा आप बने रहे, 160 के नीचे स्टॉप लॉस प्लेस करें। 180-185 इसका पहला रेजिस्टेंस है, अगर जैसे ही ये पार करेगा ये 200 के ऊपर चला जाएगा। सो फॉर मी दिस इज अ गुड काउंटर, जो आपको बाय करना है या किसी को भी बाय करना है तो काउंटर में डेफिनेटली तेजी है, लेकिन फिलहाल ये कंसोलिडेशन में है। बिल्कुल, ये कंसोलिडेशन में, और गंजा जी चिंता करने की बात नहीं है। रिन्यूएबल एनर्जी की थीम बहुत बड़ी है इस देश में, और अगले 8-10 साल चलेगी, और ये उसके फाइनेंसर हैं। तो ठीक है, आपने मतलब थोड़ा ऊपर ले लिया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बने रहिए इसमें। फंडामेंटली स्ट्रांग है, बहुत बहुत ही स्ट्रांग थीम पे ये स्टॉक है, और सरकारी कंपनी कोई चिंता नहीं है आपको। राजेश जी, अब तो एक मैनेजमेंट से बात करते हैं। कंपनी का नाम है आशापुरी गोल्ड, और कंपनी एक राइट्स इशू लेके आ रही है, उसमें करीब 49 करोड़ जुटाने की तैयारी। 8 मई से खुल गया है, 27 मई तक खुला रहेगा। क्या करेंगे इस्तेमाल, क्यों लाए हैं राइट्स इशू, इन सब पे बातचीत करते हैं। हमारे साथ हैं कंपनी के डायरेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी। सोनी सर नमस्कार। नमस्कार सर। बताओ सर, पहले तो ये बताओ कंपनी क्या करती है आपकी सर। हमारी कंपनी ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग करती है, और जितने भी जो रिटेलर्स है यहाँ पे, जो रिटेल आउटलेट लेके बैठे हैं कॉर्पोरेट्स वगैरह, उनको सप्लाई कर रही है। कहाँ पे मतलब अहमदाबाद कहाँ पे, लोकेशन तो बताओ। अहमदाबाद में है हमारा, हाँ। सीजी रोड पे। ओके, तो आप बना के दुकान वालों को दे देते हो कि आप बेचो? हाँ जी। उनके ऑर्डर पे बनाते हैं या आप बना के उनको देते हैं? बहुत सेगमेंट है इसमें। अच्छा। कई जो कॉर्पोरेट कंपनीज है जो जिनके लिए हम स्पेशल डिजाइन करते हैं, स्पेशल ओकेशन वाइज, और फिर उनकी जो हमारी जो डिजाइन रहती है उनके अकॉर्डिंगली उनके ऑर्डर प्लेसमेंट रहते हैं। और कई जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो स्टोर्स है उनको हमारा रेडी स्टॉक सप्लाई रहता है। ओके, तो ये जो पैसा आप जुटाने वाले राइट्स इशू से क्या योजना क्या है आपकी? योजना सर, राइट्स लाने का इसके लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, वर्किंग कैपिटल की एक्चुअली। हमने अभी एक कंपनी ने, मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि भी हमारा मेजर जो बिजनेस आ रहा था वो नॉर्थर्न साइड से आ रहा था लास्ट 2-3 साल से, और अभी हम लोग साउथ टेरिटरी में हम लोग अभी एंट्री करने जा रहे हैं, और साउथ मार्केट को अभी कैटर करने का पूरा प्लान है, और उसके लिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। तो आप अपना एक मतलब फैक्ट्री कह सकते हैं उधर भी खोलोगे साउथ में? नहीं सर, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप हमारा पूरा अहमदाबाद में है,
हाँ और यहाँ पे भी हमारी जो कैपेसिटी है मैन्युफैक्चरिंग की उसको भी हम इंक्रीज करेंगे। ऑलरेडी हमारी जो फैक्ट्री की जो कैपेसिटी है वो 400 आर्टिसंस को वर्किंग देने की कैपेसिटी है। तो यहाँ से वो- बना के आप उधर भेज दोगे? जी सर, हम लोगों ने अभी बेंगलोर में ही हमारा एक सेटअप ऑफिस से लिया है वहाँ पे, हाँ। और वहीं से पूरा ऑर्गेनाइज करके साउथ को पूरा सप्लाई करेंगे। नहीं वो सब तो वही तो मैंने पूछा ना कि बेंगलोर में बनाएंगे और साउथ में पूरा मतलब साउथ का हब नहीं सर, बेंगलोर। हम लोग बनाएंगे पूरा अहमदाबाद में, हमारा पूरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अहमदाबाद में है। यहाँ हाँ। से हम लोग हमारी बेंगलोर ऑफिस पे पूरा सप्लाई चैनल सेट करेंगे और ओके। वहीं से पूरा साउथ टेरिटरी तो को एक चीज supply बताओ करेंगे। सर, जैन साहब मेरी बात सुनो, आप करोगे अहमदाबाद में बनाओगे तो अहमदाबाद से चूंकि इतनी वैल्यूएबल चीज है ट्रांसपोर्ट करके इधर उधर जाएगी तो कॉस्ट नहीं बढ़ती इससे बहुत? नहीं सर, जैसे हमारी इंडस्ट्री में लॉजिस्टिक जो चैनल पार्टनर है वो बहुत ऑर्गेनाइज है और इतना कॉस्ट एक्सपीरियंस नहीं है उसमें। ओके। तो अब एक चीज़ ये बताओ, जैसे आप करो कि ऑर्डर पे भी बनाते हो और आप सामने से भी बना के देते हो, तो आपने फिर वो बहुत सारे डिज़ाइनर रखे होंगे, ये सब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ाए होंगे आपने खूब? जी सर, हमारे इन हाउस है पूरा सेटअप। डिजाइनर हमारे जो दूसरे एमडी है दिनेश कुमार सोनी, वो पूरा मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्ट डेवलपमेंट वही देखते हैं। तो उनके गाइडेंस में ये सब नई डिजाइनें बनती है और डिजाइनिंग का पूरा सेटअप है, R&D टीम है, सब कुछ इन हाउस ही है यहाँ पे अहमदाबाद में। तो आप चूंकि सर जॉब फंक्शन कर रहे हो, आप B2B में हो, कितना मार्जिन हम लोग- बनता है इस पे? हम B2B में है सर पूरा। हाँ, मार्जिन कितना बनता है इस पे? मार्जिन हमारा अभी सर हम लोगों ने जो लास्ट ईयर जो डिसीजन लिया था, हमारा ऐसे B2B में मार्जिन कम रहता है, लेकिन हम लोगों ने लास्ट मैनेजमेंट में एक डिसीजन लिया कि हम लोग जो ज्वेलरी बना रहे हैं डिजाइनिंग की, उसमें हम लोग मार्जिन इंक्रीज करने का ही प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया है हम लोगों ने लास्ट ईयर। तो आप उसमें रिजल्ट में भी देख सकेंगे कि उसके लिए हमारा जो मार्जिन ऑपरेटिंग है वो भी बढ़ा हुआ है। अप्रोक्सीमेटली जो हमारा जो जीपी रहता है वो करीबन 8-9% जितना रहता है सर। 8-9% के मार्जिन। अच्छा ये बताओ, गोल्ड इतना महंगा हो गया, सोना, तो क्या डिमांड पे कोई असर पड़ा है क्या? नहीं सर, देखिए एक शॉर्ट टर्म के लिए ही एक कंज्यूमर साइड पे एक रहता है कि भाई जब भी सडनली ये जो अभी लास्ट 2 महीने में जो गोल्ड ने जितना हाइक लिया है, तो एक टेम्पररी रहता है पेन कंज्यूमर के दिमाग में। बाकी एंड ऑफ द डे तो कंज्यूमर को गोल्ड बाय करना ही करना है, तो वो इतना फिर भाव के बारे में ज्यादा सोचते नहीं है, और जो उनको लेना है तो वो लेते ही है, ऐसा है सर। ओके। तो अच्छा एक ये जो टेम्पररी पेन रहता है इन टर्म्स ऑफ डिमांड की बात करें तो। ये जो बड़े बड़े वाले, बहुत बड़े वाले ज्वेलर है, टाइटन, कल्याण, सेनको, पेठे, इन सब के लिए बनाते हो आपकी? नहीं? जी सर, ये सब हमारे क्लाइंट है एज ऑफ नाउ। हाँ हाँ, अरे वाह। यस सर, टाइटन को भी हमारा सप्लाई है, मलाबार गोल्ड को भी सप्लाई है, सेनको को भी सप्लाई है हमारा। ये सभी हमारे वैल्यूएबल सब क्लाइंट है। कल्याण ज्वेलर्स हो गए, ये सभी हमारे client हैं। कुल नंबर ऑफ क्लाइंट कितने आपके? 100, 200, 500, कितने कितने ग्राहक हैं आपके? हमारे पास अभी, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग ज्यादातर नॉर्थ पर ही फोकस कर रहे थे लास्ट 2-3 साल से, और अभी हम लोग इस साल से हम लोग साउथ टेरिटरी और पैन इंडिया प्रेजेंस का हमारा पूरा प्लानिंग है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी हम लोगों ने उस तरीके से लिया हुआ है कि उसके वो पूरी कैपेसिटी पैन इंडिया को सप्लाई कर सके। वेरी नाइस जितेंद्र जी, मतलब मेरे को ये इंसाइट मिली कि अगर मुझे इन सब के अंदर की बातें पता करनी हो, टाइटन, कल्याण, मालाबार, पेठे और इन सब की, कि इनका माल बिक रहा है नहीं बिक रहा, कितना बन रहा है, तो मैं जितेंद्र जी से पूछ सकता हूँ, है ना? आप जितना बना रहे हो वही तो बेच रहे है ना? इंसाइट लेने के लिए जितेंद्र जी से बात करना चाहिए। हम कोशिश करेंगे सर आपको जितना बता सके। ओके जितेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं आपके राइट्स इश्यू के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो ये था आशापुरी गोल्ड ऑर्नामेंट, ये कंपनी है जो जॉब वर्क करती है बड़ी रिटेलर्स के लिए, बड़ी B2B सेगमेंट में है। वापस चलते हैं राजेश सातपुते जी के पास। राजेश जी, हडको जी। नाम की एक कंपनी है, हाँ, भाग रही कई दिन से, चार्ट पे कैसी लग रही है? हाउसिंग डेवलपमेंट, हाँ, कुछ लोग उसको हुडको भी कहते हैं। हुडको। ओके, देखिए नीरज जी, चार्ट तो बढ़िया है। मुझे लगता है कि चार्ट अगर किसी के पास पोजीशन है तो इसमें बने रहना चाहिए। अगर आप लेवल टू लेवल की बात करें तो मुझे लगता है 210, 220 एक इम्पोर्टेंट क्लस्टर है सपोर्ट का। जब तक इस लेवल के ऊपर मेंटेन करता है तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत वाली बात है।
रादर मैं कहूंगा कि जिस तरह से ये कंसोलिडेशन हो रहा है, इसका जो टारगेट दिखता है इवेंचुअली, मुझे लगता है नीरज जी अगर कोई वक्त दे तो इट शुड बी 265 टू 280 ऑड लेवल। तो एक मूव अभी भी बाकी है। तो हुडको यस, इट्स अ बाय फॉर मी। एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा करीबन 200 के आसपास का, जो मुझे लगता है कि जो हम बात करें क्लस्टर की, तो एक क्लस्टर के नीचे हमें स्टॉप लॉस मेंटेन करके हुडको में पोजीशन बनानी चाहिए। ओके, अगला सवाल लेते हैं। विनय कुमार जी बेंगलुरु से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। विनय जी नमस्कार, सवाल पूछिए सर। नमस्कार जी। जी। इन्फोसिस के है 100 शेयर मेरे पास, हाँ हाँ 1532, और HDFC बैंक है 1681। कौन सा बैंक बोला आपने? HDFC बैंक। HDFC, ओहो वेरी गुड। हाँ, राजेश जी बताइए, पहले तो बताइए आप इन्फोसिस 1532 पे ले रखा है विनय जी ने, क्या करना चाहिए इनको? नीरज जी मुझे लगता है कि आईटी में मेरा व्यू थोड़ा पॉजिटिव है। मैं थोड़ा कॉन्ट्रा व्यू यहाँ पे रख रहा हूँ। मुझे लगता है कि जितनी पैनिक, जितनी पिटाई झेलना था उतना आईटी पूरा झेल चुका है। अभी यहाँ से डाउन साइड इमीडिएट नहीं खुला है। टेक्निकली हम इसे ओवरसोल्ड ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। तो ओवरसोल्ड ट्रेजेक्ट्री में हमेशा कॉन्ट्रा, यानी आप कह सकते हैं कि सेक्टोरल शिफ्ट होता है, सेक्टोरल बाइंग होती है, जो बहुत बड़े हैं वहां से थोड़ा एग्जिट लेके लोग यहाँ पे पोजीशन बनाते हैं, और इसी तरह से एक रिलीफ रैली ट्रिगर होती है। तो मुझे लगता है कि आईटी में जो बायस है वो यहाँ से पॉजिटिव बनेगा। रही बात इन्फोसिस की, तो देखिए इन्फोसिस मुझे लगता है कि 1400 का बेस बना के 1500-1550 तक की एक रैली देगा। तो यहाँ पे इन्फोसिस यस, इट्स अ बाय फॉर मी। नॉट ओनली इन्फोसिस, हमारी नजर एचसीएल टेक्नोलॉजीज पे है, टेक महिंद्रा पे है। मुझे लगता है यहाँ पे ट्रैक्शन बना रहेगा। इनफैक्ट कल की बात है, परसिस्टेंट वो भी आज अच्छा चला। तो आईटी इज अ कॉन्ट्रा बाय। IT इज अ कॉन्ट्रा बाय, इन्फोसिस में बने रहिए। और दूसरा स्टॉक है HDFC बैंक, इस पे क्या करें? नीरज जी मुझे लगता है कि एचडीएफसी बैंक में हुआ क्या है कि बहुत ज्यादा फोकस हो गया है सबका। कोई एक्सिस को नहीं देख रहा है, कोई आईसीआईसीआई को नहीं देख रहा है, सबकी नजर एचडीएफसी बैंक पे है। ये सबका आप कह सकते हैं कि सबका इंटरेस्ट है इसमें। तो ये इसमें थोड़ी दिक्कत हो रही है। हर एक आदमी के हालांकि पास है, अगर आप सबके पास है, छोटे बड़े हर आदमी के पास, सबकी सबके पास गर्लफ्रेंड है है। HDFC बैंक। सबके पास है हाँ। और सबको चाहिए भी। सबको और चाहिए सबको। तो बताओ। ये मेन रीजन है। देखो बताओ एक्सिस तो। बैंक तो ये बस इसी वजह से एचडीएफसी बैंक नहीं चलता। जब सबका इंटरेस्ट छूट जाएगा, कोई इसको कवर नहीं करेगा, उसके बाद एचडीएफसी बैंक चलेगा, ये मेरा गट फीलिंग कहता है। तो देखिए एचडीएफसी टेक्निकली मुझे लगता है जब तक ये 1350 हो सकता है, यहाँ पे थोड़ी बहुत पेन आ जाए, कहीं सप्लाई आ जाए, तो ओवरऑल मुझे लगता है कि एचडीएफसी में आपको थोड़ा पेन झेलना पड़ेगा। इतना इमीडिएट इसमें कोई रिलीफ नहीं आएगा। तो फॉर मी दिस इज एन एक्यूमुलेशन, क्योंकि ये हेवी वेट है। आपको तो अगर काम करना है, एसआईपी करना है, लॉन्ग टर्म की बात करनी है, तो ये तो बड़े काउंटर से, ये तो हमारे पोर्टफोलियो में होने चाहिए, और वो भी ऐसे करेक्शन में। तो मेरे हिसाब से काउंटर ठीक है। ठीक है, थोड़ा एंट्री आगे पीछे हो गया है, लेकिन 1400 का सपोर्ट जो मैं दिमाग में मेरे है कि 1400 के नीचे ये नहीं जाना चाहिए। तो अगर उस लेवल के आसपास मिले तो आप यहाँ पे जोड़ देना। ओके, 1400 के नीचे नहीं जाना चाहिए। बाई चांस अगर जाता है तो उसमें और ऐड करना चाहिए। बड़ा देश का बहुत ही बड़ा बैंक है, तो इस पर नज़र रखनी चाहिए। राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, दर्शकों की मदद करने के लिए। और अब एक छोटा सा बिल्कुल मुझे ब्रेक लेना है, उसके बाद हर्षदा जी आएंगी और होगा खिलाड़ी नंबर 1 शो।